अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यावर अमीर एक और वीडियो के साथ लॉ इन में हाजिर खिदमत है। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो पार्ट 3 है, उसका जो चैप्टर 2 है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये पार्लियामेंट के बारे में है और ये बताता चलूँ कि ये लॉ गेट के सिलेबस में भी शामिल है। आर्टिकल 50 जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे। ये दरअसल है कंपोजिशन एंड ड्यूरेशन मीटिंग ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट के पार्लियामेंट कैसे बनता है, उसके इजलास कब कब होते हैं और उसका दौरानिया कितना होता है, ये इसके बारे में है। तो आर्टिकल मजलिस शूरा पार्लियामेंट से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 50 इसका कहता है देयर शैल बी अ मजलिस शूरा ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक मजलिस शूरा होगी कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। किस पर मुश्तमिल होगी? एक प्रेसिडेंट होगा और 2 हाउसेस होंगे। टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द नेशनल असम्बली एंड द सेनेट। 2 हाउस होंगे, इसको हम नेशनल असम्बली कहेंगे और दूसरे को हम सेनेट कहेंगे और इसके साथ इसका हिस्सा होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है कि प्रेसिडेंट क्या हिस्सा होता है मजलिस शूरा का या नहीं, तो वो हिस्सा होते हैं प्रेसिडेंट साहब और नेशनल असम्बली और सेनेट। ये इन तीनों से मिलकर बनता है हमारी जो पार्लियामेंट है, वो बनता है, मजलिस शूरा बनती है। अब आगे आ जाती है नेशनल असम्बली। आर्टिकल 51 है नेशनल असम्बली के बारे में। इसकी क्लॉज 1 है देयर शैल बी 336 टोटल 336 सीट्स होंगी फॉर मेंबर्स इन द नेशनल असम्बली। कौमी असम्बली की कुल अरकान की जो तादाद है वो इतनी होगी, इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, इसमें शामिल है जो ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ सीट्स हैं वो भी और जो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं वो भी। ठीक है, इसकी क्लॉज 2 कहती है अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट इफ़। वो इंसान वोट दे सकेगा। कौन सा इंसान वोट दे सकेगा? आगे ए है ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी है। ही इज़ नॉट लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज, वो 18 साल से कम नहीं हो, पाकिस्तान का शहरी हो। हिज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल, और जो इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर उसका नाम शामिल होना चाहिए। एंड डी है ही इज़ नॉट डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड। किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये ना कहा हो कि ये दिमागी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है, ये ही इज़ अनसाउंड। अच्छा, The seats in the National Assembly to refer to in the clause 1। clause 1 में जो seats की गई हैं except the seats mentioned in clause 4। अभी हम clause 3 पढ़ रहे हैं, आगे कह रहे हैं सिवाय उनके जो clause 4 में जिससे आगे जिनका जिक्र हुआ उनके अलावा shall be allocated to each province। वो हर सूबे को इस तरह से दी जाएंगी। एंड फेडरल कैपिटल और जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसको भी एज अंडर, जैसा कि वो तरतीब वो जो डिवीज़न है वो नीचे दी गई हुई। वो कहता है कि जो क्लॉज 1 में है उनके अलावा उसमें जो क्लॉज 1 में जो दी हुई हैं सीट्स की तादाद और आगे क्लॉज 4 में आ रही है। एक क्लॉज 1 में, एक क्लॉज 4 में। क्लॉज 4 वालों के अलावा जो क्लॉज 1 वाली हैं उनकी अब क्या डिवीज़न होगी वो नीचे दी हुई है। अच्छा, अब ये 2 तरह से हो जाएगा। एक हो जाएगा जनरल सीट्स, सबसे पहले प्रोविंस, फिर जनरल सीट्स, फिर वुमेन सीट्स और फिर टोटल सीट्स। ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर जनरल सीट्स होंगी 16 और वुमेन की सीट होंगी 4, तो टोटल मिला के हो जाएंगी 20। KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में 45 होंगी जनरल सीट्स, वुमेन की सीट्स होंगी 10 और टोटल मिला के हो जाएंगी 55 सीट्स। पंजाब की जो सीट्स हैं जनरल सीट्स वो होंगी 141 और वुमेन की सीट होंगी 32, टोटल मिला के हो जाएंगी 173। सिंध में 61 सीट्स हैं जनरल, 14 हैं वुमेन की और 75 टोटल सीट्स हो गई है। इसी तरह फेडरल में 3 हैं जनरल सीट्स, वुमेन की कोई सीट नहीं है और टोटल भी फिर 3 ही रहा। और इस तरह कुल मिला के जो जनरल सीट्स बनी वो बन गई 266, वुमेन की सीट बनी 60 और ये सारी मिला के बन गई 326 ये सीट्स बन गई इसकी। अच्छा, आगे टोटल जो ये सारी सीट्स होगी। आगे इसकी क्लॉज 3A है। 3A कहती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 3। क्लॉज 3 में जो भी है उसके होते हुए उसके बावजूद एन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई और अगर कानून है जो अमल में है, द मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली फ्रॉम द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, फाटा के नाम से जो जाना जाता है, टू बी इलेक्टेड इन जनरल इलेक्शंस 2018 shall continue till dissolution of the National Assembly and therefore this clause shall stand omitted। अब ये क्या कहता है कि जो क्लॉज 3 में है उसके होने के बावजूद, या कोई और कानून है टाइमिंग उसके होने के बावजूद
जो नेशनल असम्बली में फाटा से जो रुकन मुंतखब होंगे 2018 के इलेक्शन में, वो जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं होती तब तक वो अपने उसी इलेक्टेड रहेंगे, वो अपनी सीट पे रहेंगे। जब ये टर्म ख़त्म होती है तो फिर जैसे ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो वो भी उसके बाद उनका वो ड्यूरेशन तो खुद ही जब डिज़ोल्व होगी तो ख़त्म हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जो ये क्लॉज़ है इसको भी ये समझा जाएगा कि यहाँ से ओमिट कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि फाटा को बाद में जम कर दिया गया था ना, तो वो जो सीट्स थी वो आगे डिवाइड हो गई। तो जब तक ये 2018 वाले इलेक्शन की जो थे असम्बलियाँ वो चल रही हैं तब तक तो वो रहेंगे मेंबर, लेकिन उसके बाद डिज़ाल्व हो जाएंगे और ये जो है क्लॉज़ इसको ओमिटेड तस्वुर किया जाएगा। आगे आ जाती है इसकी क्लॉज़ 4, इन एडिशन टू द नंबर ऑफ सीट्स रेफर टू इन क्लॉज़ 3, जो क्लॉज़ 3 में जो रेफ़र की गई हैं, देयर शैल बी इन नेशनल असम्बली 10 सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। अब वो जो बात आ गई 326 वो और 10 ये मिला के 336 बन गई ना टोटल, कि जो क्लॉज़ 3 में सीट्स बताई गई हैं उनके अलावा नेशनल असम्बली के अंदर जो 10 सीट्स हैं वो नॉन मुस्लिम्स के लिए मुख्तस की होंगी, उनके लिए रिज़र्व होंगी। इसकी क्लॉज़ 5 कहती है The seats in the National Assembly shall be allocated on each province and the federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published। अब जो नेशनल असम्बली है या जो फेडरल कैपिटल है इसमें अब सीट्स की डिवीज़न किस तरह से होगी, किस तरह से उसमें तकसीम किया जाएगा। जो रिसेंटली मरदमशुमारी हुई होगी, जो सेंसस हुआ होगा, जिसको ऑफिशियली पब्लिश किया जाएगा, उसके मुताबिक जो सीट्स हैं उनकी एलोकेशन की जाएगी। नेशनल असम्बली की सीट्स की भी और फेडरल कैपिटल की सीट्स की भी उस तरह से एलोकेशन की जाएगी। Provided that for purposes of the next general election to be held in 2018 and by-elections related thereto, the allocation shall be made on the basis of provisional results of the 2017 census which shall be published by the federal government। बशर्ते के जो ये अगले इलेक्शन आ रहे हैं 2018 के, ठीक है, उस वक्त के जो 2000 के इलेक्शन आने थे, ये उनके साथ जो उनके बाई इलेक्शन जो ज़िमनी इंतखाबात आते हैं, उसमें जो 2017 में होने वाली मरदमशुमारी है जिसको ऑफिशियली फेडरल गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, उसके मुताबिक एलोकेशन में दी जाएगी, उसके मुताबिक सीट्स एलोकेट की जाएंगी। अब इसकी क्लॉज 6 कहती है फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली के इलेक्शन के लिए द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द जनरल सीट्स, जो जनरल सीट्स है ना, shall be single member territorial constituencies and the members to fill such seats shall be elected by direct and free vote in accordance with law। वो कहता है कि जो जनरल सीट्स हैं उनमें जो एक बंदे की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उस सीट की वो होगी, ठीक है, जो जनरल सीट्स हैं, और फिर वो डायरेक्ट वोटिंग के ज़रिए उनका इंतखाब किया जाएगा कानून के मुताबिक, फ्री वोट के ज़रिए, डायरेक्ट एंड फ्री वोट के ज़रिए उनका इंतखाब होगा। ये किसकी बात होगी, जो जनरल सीट है उसकी जो एक सिंगल मेंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है उसमें से उसका इलेक्शन होगा। अब आगे आ जाते हैं दूसरा, इसकी पार्ट बी कहता है, क्लॉज 6 का जो बी पार्ट है वो कहता है Each province shall be the single constituency for all seats reserved for women which are allocated to the respective province under clause 3। क्लॉज 3 ने जो बताया है कि इतनी ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स हैं, उनके लिए, उन तमाम ख़वातीन के लिए, पहले था एक मेंबर के लिए, इसमें तमाम ख़वातीन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो पूरे का पूरा सूबा होगा, पूरे का पूरा प्रोविंस होगा, जो क्लॉज 3 ने बताया है कि इतनी ख़वातीन का इंतखाब होना है। अच्छा, आगे इसका पार्ट सी कहता है द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स शैल बी द होल कंट्री। जो सारी की सारी सीट्स रिज़र्व की गई हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो पूरे का पूरा मुल्क है, ठीक है। सबसे पहले था एक मेंबर, उसकी सिंगल मेंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर आगे ख़वातीन, वो जनरल सीट थी, फिर ख़वातीन आई, ख़वातीन के लिए हो गया पूरा सूबा, और नॉन मुस्लिम्स के लिए हो गया पूरे का पूरा मुल्क। अच्छा, आगे पार्ट आ गया इसका डी, members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3।
क्लॉज 3 ने जो ख़वातीन की सीट्स रिज़र्व की हैं, शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ through proportional representation system of political parties, lists of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. नेशनल असेंबली में इंतखाब हुआ। अब ये क्या कहता है कि क्लॉज 3 ने तो आपको दिया है इतने, इस सूबे में इतनी ख़वातीन की सीट्स होंगी। अब वहाँ पे होता है इलेक्शन, जो नेशनल असेंबली में से लोग मुंतखब होंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीट्स सिक्योर करेगी उसका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनेगी उसके लिहाज से उसके पास इख्तियार होगा कि ये इतनी ख़वातीन को अपॉइंट कर सकते हैं, इतनी ख़वातीन को इलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो मैंने बताया था वो डायरेक्ट वोट से था। ये जो जिनको सीट्स जो सिक्योर की हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, वो अपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ख़वातीन की सीट्स का इलेक्शन करेंगी, उनको इलेक्ट करेंगी। अच्छा, provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or the candidates who may be duly joined such political party within 3 days of publication in the official gazette of the names of the returned candidates। क्या वो कहता है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? एक तो जो जनरल उन्होंने सीट्स सिक्योर की हैं, उसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार या जो कानूनी तौर पर उस पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। जब ये सारे जो वो उस पार्टी का हिस्सा बनते हैं 3 दिन के अंदर अंदर जो जिनका नाम गज़ट में शाया हो जाता है, ये सारे का सारे लोग मिल के टोटल नंबर बनाएंगे और फिर उनका वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनेगा कि उन्होंने कितनी ख़वातीन को वो इलेक्ट कर सकते हैं। आगे, मेंबर टू द सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लिस्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स वॉन बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी इन द नेशनल असेंबली। अब इसका भी वही तरीक़ेकार है कि जो जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स वो नेशनल असम्बली में उन्होंने सिक्योर करेंगे उसी के लिहाज से प्रोपोर्शनली उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। एक चीज़ मैंने देखा, हाँ, अब देखा जो लेडीज़ वाला था उसमें था प्रोविंस के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे जाऊँ कि जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए प्रोविंस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी तो है नहीं, लिहाजा इसमें पूरे मुल्क में उनकी नेशनल असम्बली के जो थी जितने भी लोग नेशनल असम्बली में सेलेक्ट होते हैं, जो उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनती है उसके लिहाज से पॉलिटिकल पार्टी नॉन मुस्लिम जो कैंडिडेट होंगी उनको इलेक्ट करेंगी। Provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by the political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates। ठीक है कि 3 दिन के अंदर अंदर जब और जितने भी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे जिनका नाम ऑफिशियली गज़ट में पब्लिश होता है, इनको भी मिला के, आज़ाद उम्मीदवारों को भी मिला के जो ड्यूली तौर पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो जब उसमें शामिल हो जाएंगे तो अब जो टोटल नंबर बनेगा इसके लिहाज से इनकी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनकी बनेगी। तो जितनी ज़्यादा सीट्स होंगी उतने ज़्यादा ये नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी इलेक्ट कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असम्बली के, इनका दौरानिया कितना होगा असम्बली का। आर्टिकल 52 कहता है द नेशनल असम्बली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड कंटिन्यू फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होगा एंड शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टर्म, और जैसे उसकी टर्म एक्सपायर होती है तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या कि नेशनल असम्बली, हाँ, अगर सदर साहब उसको पहले तहलील कर देते हैं वो अलग बात है, वरना जब से उनकी पहली मीटिंग होती है, टाइम कब से काउंट होगा, जब से पहली मीटिंग होती है उससे लेके जो 5 साल का दौरानिया है तब तक वो असम्बली रहेगी। उसके बाद जैसे उसकी टर्म एक्सपायर होती है इसी के साथ वो असम्बली खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। आर्टिकल 52 इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 53 बताता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होंगे नेशनल असम्बली के, उनके बारे में। आर्टिकल 53 की क्लॉज 1 कहती है आफ्टर द जनरल इलेक्शन द नेशनल असम्बली शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस, कोई और बिजनेस है उसको निकाल के जो उनकी पहली मीटिंग है वहाँ इलेक्ट फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, अपने ही मेंबर्स में से एक को चुनेगी, आ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर एंड सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर
बिकम्स वैकेंट, या जितनी बार भी ये ओहदा जो है ये खाली होता है, यानी अपनी फर्स्ट मीटिंग में अगर कोई और बिज़नेस नहीं है तो उसके बाद ये अपने में से उसको चुनेंगे, स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को, या जितनी बार वो ओहदा खाली होता है ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुनते रहेंगे। द असेंबली शैल elect another member as speaker another member as speaker or as may be the case डिप्टी स्पीकर, यानी अगर स्पीकर की सीट खाली हुई है तो स्पीकर को, अगर डिप्टी स्पीकर की खाली हुई है तो डिप्टी स्पीकर को ये इलेक्ट करते रहेंगे। आर्टिकल 53 उसकी क्लॉज 2, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस a member elected as speaker or deputy speaker shall make before the National Assembly oath in the form set out in the third schedule। जो तीसरे जदवल में, जो जदवल सोम में तरीक़ेकार दिया गया है उसके मुताबिक अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसके सामने ओथ लेंगे? नेशनल असम्बली के सामने। प्रेसिडेंट साहब ने ली थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, और इन्होंने लेनी है नेशनल असम्बली के सामने, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने। अच्छा, आगे इसकी क्लॉज 3, व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज़ vacant or the speaker is absent or is unable to perform his functions due to any cause, वो साहब वहाँ वो ऑफिस खाली हो गया है, या स्पीकर साहब हाजिर नहीं हैं, या वो अपने फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाते, द डिप्टी स्पीकर शैल एक्ट एज स्पीकर, तो फिर जो डिप्टी स्पीकर हैं वो स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। एंड इफ़ एट दैट टाइम द डिप्टी स्पीकर इज़ ऑल्सो एब्सेंट, डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हैं, और इज़ अनएबल टू एक्ट एज स्पीकर, या वो स्पीकर के तौर पर काम नहीं कर सकते ड्यू टू एनी कॉज, कोई भी वजह थी, such member as may be determined by the rules of procedure of the assembly shall preside the meeting of the assembly, तो फिर भी वो rules of procedure के मुताबिक जो भी assembly का member बनता है जिसको determine किया गया हो, वो फिर आगे assembly की कार्रवाई को preside करेंगे, उसको head करेंगे। क्लॉज 4 कहती है द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड एट अ मीटिंग ऑफ द असेंबली व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज बीइंग कंसिडर्ड। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर साहब किसी भी असेंबली की मीटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकते अगर उनको उनके ओहदे से हटाने की कोई बात ज़ेरे गौर है, तो फिर वो उसको प्रिजाइड नहीं कर सकते। क्लॉज 5 कहती है द स्पीकर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिज़ाइन हिज ऑफिस। स्पीकर साहब अपना इस्तीफ़ा किसको जमा करवाएंगे? प्रेसिडेंट साहब को। आर्टिकल 6 क्लॉज 6 कहती है द डिप्टी स्पीकर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर रिज़ाइन हिज ऑफिस। अगर डिप्टी स्पीकर साहब ने रिज़ाइन करना है तो वो स्पीकर साहब को अपना इस्तीफ़ा देंगे। क्लॉज 7 कहती है द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल बिकम वैकेंट। किस हालत में वो जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हैं उनका ओहदा खाली हो जाएगा? ए पार्ट, ही रिज़ाइन्स हिज ऑफिस, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। ही सीजेस टू बी आ मेंबर ऑफ असम्बली, या फिर वो मज़ीद अब असम्बली के मेंबर नहीं रहे। और ही इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द असम्बली, या असम्बली ने कोई करारदाद ला के उनको उनके ऑफिस से हटा दिया है। ऑफ विच नॉट लेस देन 7 days नोटिस हैज़ बिन गिवन and which is passed by the votes of the majority of total membership of the assembly। total membership of the assembly, ठीक है, मौजूद नहीं जो लोग जितने टोटल में जो उसमें से जितने मेजॉरिटी है, अगर जितनी भी असम्बली की तादाद है उसकी जो मेजॉरिटी अगर वोट देते हैं 7 दिन का नोटिस देकर, ठीक है, अगर वो किसी को हटाना चाहते हैं स्पीकर या डिप्टी स्पीकर साहब को, उनको नोटिस देते हैं 7 दिन का। उसके बाद वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें टोटल मेंबरशिप ऑफ असम्बली की जो मेजॉरिटी है वो वोट कास्ट कर देती है, तो फिर वो अपने ओहदे से रिमूव कर दिए जाएंगे। क्लॉज 8 कहती है, आर्टिकल 53 है उसकी क्लॉज 8 है when the नेशनल असम्बली इज़ डिज़ोल्व, असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया नेशनल असम्बली को, द स्पीकर शैल कंटिन्यू इन हिज ऑफिस। स्पीकर साहब फिर भी अपने ओहदे पे बहाल रहेंगे। नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया लेकिन स्पीकर साहब बहाल हैं। इन हिज ऑफिस टिल द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द ऑफिस, यहाँ तक कि वो बंदा जिसको इस ऑफिस को फिल करने के लिए इलेक्ट किया गया है बाय द नेक्स्ट असम्बली, अगली असम्बली ने, एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, वो अपने ओहदे पे नहीं आ जाते। जब तक वो नेक्स्ट जो असम्बली था उन्होंने जिसको इलेक्ट किया है वो अपने ओहदे पे नहीं आ जाते।
उस वक्त तक स्पीकर साहब अपने ऑफिस पे कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, आगे है आर्टिकल 54। ये है इस बारे में मजलिस शूरा के इजलास बुलाने या बर्खास्त करने के बारे में। आर्टिकल 54 क्लॉज 1, द प्रेजिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईदर हाउस और बोथ हाउसेज और मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट मे ऑल्सो प्रोड्यू द सेम। ठीक है, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, कौन प्रेसिडेंट साहब हैं, वो टाइम टू टाइम एक हाउस को या दोनों हाउसेस को या मजलिस शूरा के जो उनकी जॉइंट सिटिंग को कॉल भी कर सकते हैं। जिस टाइम पर और जिस जगह पर वो मुनासिब समझें वो इसको बुला सकते हैं, और इसके साथ साथ वो इजलास बुलाने का भी इख्तियार रखते हैं और उसे बर्खास्त करने का भी इख्तियार रखते हैं। इसकी क्लॉज 2 कहती है, देयर शैल बी एटलीस्ट 3 सेशंस ऑफ द नेशनल असम्बली एवरी ईयर। हर साल में कम से कम 3 जो सेशंस हैं नेशनल असम्बली के वो होने चाहिए। एंड नॉट मोर देन 120 days शैल इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ द असम्बली इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। के 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए जो उनकी फर्स्ट सिटिंग थी उसकी और जो लास्ट सिटिंग थी उसके दरमियान। एक सेशन में इससे ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए 120 दिन से ज़्यादा का। प्रोवाइडेड दैट द नेशनल असम्बली शैल मीट फॉर नॉट लेस देन 130 वर्किंग डेज इन ईच ईयर। और ये भी शर्त है कि नेशनल असम्बली जो है वो कम से कम इस साल में 130 जो वर्किंग डेज है उनमें इनको मिलना चाहिए, यानी कुल साल में 130 दिन कम से कम इनको मिलना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता, और लगातार 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन इसकी आगे दी हुई है, इन दिस क्लॉज वर्किंग डेज इंक्लूड्स any day on which there is a joint sitting and any period not exceeding 2 days for which the National Assembly is adjourned। ठीक है, इसमें कोई भी जो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है वर्किंग डेज में, जो वो दिन जिस पे ये सिटिंग हुई है और किसी भी पीरियड के लिए जो 2 दिन से ज़्यादा नहीं है और जिसमें नेशनल असम्बली को एडजर्न किया गया हो, ये पीरियड उसमें शामिल है। अच्छा, आगे इसके आगे क्लॉज 3, on a requisition signed by not less than 1/4 of the total membership of the National Assembly, the Speaker shall summon the National Assembly to meet at such time and place as he thinks fit within 14 days of the receipt of the requisition, and when the Speaker has summoned the Assembly only he may prorogate it। ठीक है, जब कोई किसी चीज़ पर रिक्विजिशन है, कोई ज़रूरत है और उस पर साइन हुए हैं, 1/4 से ज़्यादा लोगों के उस पर साइन हुए, 1/4 से कम नहीं, इससे ज़्यादा लोगों ने साइन किए हैं किसी चीज़ पर, अब उनको स्पीकर साहब को ज़रूरत है तो वो इनको बुला सकते हैं कि आप मिलने के लिए इस वक्त पे इस जगह पे इकट्ठे हों, और उसके 15 दिन के अंदर अंदर जब उनको ज़रूरत पड़ी है उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो उनको बुलाएंगे कि भाई आप इस जगह पे आएँ, और फिर इस वक्त पर, वरना पहले था कि सदर साहब भी बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि जब स्पीकर साहब ने बुलाया है तो फिर इजलास सिर्फ और सिर्फ स्पीकर साहब ही बर्खास्त कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है कि असम्बली में वोटिंग और कोरम। आर्टिकल है 55, उसकी क्लॉज 1 है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे रहते हुए, दस्तूर के ताबे रहते हुए, ऑल डिसीजंस ऑफ द नेशनल असम्बली, इसके जो तमाम फैसले होंगे, शैल बी टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। ठीक है, पहले जो क्लॉज गुजरी, एक आर्टिकल गुजरा था उसमें था टोटल मेंबरशिप, यहाँ था टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट द पर्सन प्रिजाइडिंग शैल नॉट वोट। और लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब होंगे वो अपना वोट, जो उसको प्रिजाइड कर रहे हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट सिवाय एक सूरत है, इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, अगर वोट्स बराबर हो जाते हैं तो फिर वो अपना वोट कास्ट करेंगे, वरना जो मेजॉरिटी वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके वोट से फैसला होगा। क्लॉज 2 भी है, वो क्या कहती है, इफ़ एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, ड्यूरिंग द सिटिंग ऑफ द नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली के इजलास के दौरान, द अटेंशन ऑफ द पर्सन प्रिजाइडिंग इज ड्रॉन टू द फैक्ट दैट
लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असम्बली इज़ प्रेजेंट, उनको बताया जाता है कि जनाब 1/4 से कम तादाद जो है नेशनल असम्बली के मेंबरशिप की वो मौजूद है, टोटल मेंबरशिप की 1/4 से कम लोग मौजूद हैं। ही शैल ईदर एडजर्न द असम्बली, तो फिर चाहिए उनको कि या तो इसको एडजर्न कर दें और सस्पेंड द मीटिंग, या मीटिंग को सस्पेंड कर दें अनटिल एटलीस्ट कम अज़ कम 1/4 ऑफ सच मेंबरशिप इज़ प्रेजेंट, तावक्त के कम अज़ कम 1/4 लोग जो है वहाँ मौजूद हों। ठीक है, जो पहला था उसमें यह था कि जो टोटल लोग मौजूद होंगे उनकी मेजॉरिटी से फैसला होगा। इससे पीछे जो गुजरा था उसमें था कि टोटल मेंबरशिप का, इसमें था जितने लोग मौजूद हैं, लेकिन साथ ये भी है क्लॉज 2 इसकी कहती है कि अगर 1/4 से कम मौजूद है तो कोरम कितना बन गया, 1/4 बन गया। अगर 1/4 से कम है उनको ये तवज्जो दिलाई जाती है कि जनाब इससे कम है, तो फिर या तो वो उसको एडजर्न कर सकते हैं या फिर उसको सस्पेंड कर सकते हैं। आगे आर्टिकल 56 है एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, सदर के खिताब के बारे में। इसकी क्लॉज 1 कहती है द प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस और बोथ हाउसेज असेंबल्ड टुगेदर, प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक हाउस को या दोनों हाउसेस को इकट्ठा बुला के उनको एड्रेस कर सकते हैं। एंड मे फॉर दैट पर्पज़ रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स, और वो इसके लिए रिक्वायर भी कर सकते हैं जो मेंबर हैं वो वहाँ पेश हों, हाजिर हों, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, क्लॉज 2 कहती है द प्रेसिडेंट मे सेंड मैसेजेस टू ईदर हाउस वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल देन पेंडिंग इन द मजलिस शूरा और अदरवाइज, वो उनको मैसेज भी कर सकते हैं, उनको पैगाम दे सकते हैं एक हाउस को या दोनों हाउस को जब कोई बिल पेंडिंग हो। एंड अ हाउस टू विच एनी मैसेज इज सो सेंट शेल विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच कंसिडर एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय द मैसेज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो फिर जिस भी हाउस को वो मैसेज दिया गया है तो वो जो भी उनकी कन्वीनियंट डिस्पैच होगा उस पर उस मामले को जो उनको मैसेज दिया गया है उसको कंसिडरेशन में लाएंगे, उसको ज़ेरे गौर लाएंगे, उस पर गौर करेंगे। अच्छा, आगे इसकी क्लॉज आ जाती है 3 एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन की पहले सेशन की कमेंसमेंट पर टू द नेशनल असम्बली एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द each year the president shall address both houses assembled together and inform the majlis shura of the causes of its summons। ठीक है, जब पहला सेशन स्टार्ट हुआ है जनरल इलेक्शन के बाद असम्बली का, तब और हर साल का जो पहला सेशन होगा उस पर सदर साहब आएंगे और वो दोनों हाउसेस को बुलाकर उनसे खिताब करेंगे और उनको अपने बुलाने की वजूहात भी बताएंगे। क्लॉज 4 इसकी कहती है प्रोविजन शैल बी मेड इन द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द हाउस एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रेफर्ड इन द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रोविज़न बनाई जाएगी शैल बी मेड इन द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग, उस प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए हाउस का जो प्रोसीजर है उसको और उसका जो कंडक्ट है इसके बिज़नेस का उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि हर मेंबर को जो है जो मैटर है उसको डिस्कस करने के लिए जो टाइम है जो सदर साहब ने मैटर्स डिस्कस करने हैं उनको अलॉटमेंट की जाए, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर्स डिस्कस करने हैं उनको टाइम अलॉट किया जाए कि इस मैटर को इतनी देर डिस्कस करना है, इस मैटर को इतनी देर डिस्कस करना है। अच्छा, आगे है राइट टू स्पीक इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बोलने का जो हक है। द प्राइम मिनिस्टर, a federal minister, a minister of state and the attorney general shall have the right to speak and otherwise take part in the proceeding of either house। ठीक है, or a joint sitting of any committee thereof of which he may be named a member but shall not by virtue of this article be entitled to vote। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, इन सब को ये हक होगा कि ये जो वहाँ की हाउस प्रोसीडिंग हैं किसी भी हाउस की उसमें ये बोल सकते हैं या उसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल की रूह से इनके पास वोट का इख्तियार नहीं आ जाता। रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली, इसका आर्टिकल 58 है, उसकी क्लॉज 1 है द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असम्बली इफ़ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एडवाइस करते हैं तो जो सदर साहब हैं वो नेशनल असम्बली को
डिज़ोल्व कर सकते हैं unless sooner if so advised by and the National Assembly shall unless sooner dissolved stand dissolved at the expiration of 48 hours after the Prime Minister has so advised। अच्छा, अगर उससे पहले डिज़ोल्व कर देते हैं सदर साहब तो ठीक है, वरना जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस कर दिया तो उसके 48 घंटों के ख़त्म, जब 48 घंटे ख़त्म होंगे तो उसके साथ साथ असम्बलीज़ भी डिज़ोल्व हो जाएंगी। यानी एक तो ये था कि प्रेसिडेंट साहब खुद डिज़ोल्व प्रेसिडेंट थे वो डिज़ोल्व कर देते जब उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस किया था तो वो डिज़ोल्व हो जानी थी, वरना जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस कर दिया उसके जैसे ही 48 घंटे एक्सपायर होंगे उसके साथ साथ असम्बलीज़ भी डिज़ोल्व हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई है। Reference in this article to Prime Minister shall not be considered to include reference to the Prime Minister against whom a notice of a resolution for a vote of no confidence has been given in the National Assembly but has not been voted upon or against whom such a resolution has been passed or who is continuing in office after his resignation or after the dissolution of the National Assembly। इसका इतलाक उस प्राइम मिनिस्टर पर नहीं होता, ये बता रही एक्सप्लेनेशन, कि जिसको बारे में जिसको नोटिस दे दिया गया है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो चुका है या असम्बलीज डिज़ोल्व होने के बाद वो अपने ओहदे को कंटिन्यू कर रहा है, वो उस प्रेसिडेंट की एडवाइस पर अमल करते हुए असम्बली डिज़ोल्व नहीं होंगी। अच्छा, क्लॉज 2 क्या बताती है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 48 द प्रेजिडेंट में ऑल्सो डिज़ोल्व द नेशनल असेंबली इन हिज डिस्क्रिशन वेयर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैविंग बीन पास्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। नो अदर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as ascertained in the session of National Assembly summoned for the purpose। ठीक है कि क्लॉज 2 में आर्टिकल 42 की क्लॉज 2 में है, उसके होते हुए भी अगर अपनी डिस्क्रिशन पर अपनी सवाबदीद पर प्रेसिडेंट साहब नेशनल असम्बलीज डिज़ोल्व करना चाहें तो वो डिज़ोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसकी क्लॉज 2 ये कहती है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 48 की क्लॉज 2 में जो भी है उसके अलावा उसके होने के बावजूद द प्रेसिडेंट में डिज़ोल्व द नेशनल असेंबली इन हिज डिस्क्रिशन वेयर, उनको अपनी सवाबदीद पर भी वो असम्बलीज को डिज़ोल्व कर सकते हैं, वेयर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैविंग बीन पास्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, जहां प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया गया है, एंड और आगे क्या लिखा, नो अदर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज असर्टेन्ड इन द सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली समन्ड फॉर द पर्पज़, कि जब इस पर्पज़ के लिए असेंबली में सेशन बुलाया गया और वहाँ कोई और मेंबर उतनी मेजॉरिटी नहीं रख सका, उतनी मेजॉरिटी नहीं दिखा सका, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका है, पास हो चुकी है वो रेजोल्यूशन, और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो पास हो चुका है, और कोई और मेंबर मेजॉरिटी नहीं दिखा सका, मेजॉरिटी नहीं कमांड कर सका, तो फिर जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास इख्तियार होगा कि वो इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं अपनी सवाबदीद पर, जो असम्बलीज हैं उनको। आगे आ जाता है द सेनेट, आर्टिकल 59 द सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स, 96 मेंबर्स पर होता है आपका सेनेट, ऑफ होम 14 शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली, जिनमें से 14 जो हैं वो हर एक जो सूबाई असम्बली है वो चुनेगी। बी को ओमिट किया गया है, आगे इसका पार्ट सी है, 2 ऑन जनरल सीट्स and 1 woman and 1 technocrat including alim shall be elected from the federal capital in such manner as the president may by order prescribe। अब क्या होगा, 2 जनरल सीट पर, 1 वुमेन
एक टेक्नोक्रेट जिसमें एक आलिम भी शामिल होना चाहिए। इनको फेडरल कैपिटल से मुंतखब किया जाएगा, जिस तरह के प्रेसिडेंट उसका ऑर्डर देंगे या जिस तरह उसको तजवीज़ देंगे। 4 वुमेन शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असम्बली, और 4 जो मेंबर हैं उनको हर एक जो सूबाई असम्बली है उनमें से चुना जाएगा, वो उसको चुनेगी 4 ख़वातीन को। 4 टेक्नोक्रेट्स इंक्लूडिंग उलमा शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असम्बली। 4 जो टेक्नोक्रेट हैं उनमें उलमा भी शामिल होंगे, इनको हर सूबाई असम्बली में से चुना जाएगा। 4 नॉन मुस्लिम्स 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ईच प्रोविंशियल असम्बली। 4 जो हैं वो गैर मुस्लिम चुने जाएंगे हर एक सूबे में से एक, और इनको चुनेंगे कौन? जो मेंबर होंगे उसी सूबे की सूबाई असम्बली के। Provided that paragraph F shall be effective from the next Senate election after the commencement of Constitution 18th Amendment Act 2010। ये जो सेक्शन है ये इफेक्टिव होगा जो अगले सेनेट के इलेक्शन होंगे 2018 अमेंडमेंट के बाद, जो एक्ट 2010 का है, उसके बाद जो अगले सेनेट के इलेक्शन होंगे तब से इनका इतलाक होगा, ये तब से मौसर होगा। अच्छा, इसकी क्लॉज 2 आगे इलेक्शन टू फिल सीट्स इन द सेनेट एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। इलेक्शन, ये जो सीट सेनेट की सीट्स फिल करने के लिए जो इलेक्शन होंगे, जो भी किसी सूबे को दी गई हैं, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जो हल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ इनको चुना जाएगा। क्लॉज 3 कहती है द सेनेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट द टर्म ऑफ इट्स मेंबर्स हु शैल रिटायर एज फॉलोज शैल बी 6 years। इसको डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, हाँ कि इसके जो मेंबर हैं उनकी जो दौरानिया है वो पूरा हो गया, वो रिटायर होते हैं, और वो दौरानिया है 6 साल का। पार्ट ए कहता है ऑफ द मेंबर्स रेफर्ड इन द पैराग्राफ ए ऑफ क्लॉज 1 7 शैल रिटायर आफ्टर एक्सपायरेशन of the first 3 years and 7 shall retire after the expiration of next 3 years। 7 जो हैं वो 3 साल के अरसे के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, और जो अगले 7 हैं वो अगले 3 साल का जो अरसा है उसके बाद रिटायर होंगे। बी को ओमिट किया गया है। सी पार्ट इसका कहता है ऑफ द मेंबर्स रेफर्ड इन पैराग्राफ सी ऑफ 4 said क्लॉज, पहले जो क्लॉज बताई हुई है उसके पैराग्राफ सी के मुताबिक 1 elected on general seat shall retire after the expiration of the first 3 years। जिसको आपने इलेक्ट किया है जनरल सीट पर पहले 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। एंड द अदर 1 shall retire after the expiration of the next 3 years। और जो दूसरे हैं वो जब अगले 3 साल ख़त्म होंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे। 1 elected on the seat reserved for technocrat, जो टेक्नोक्रेट की सीट पर आए हैं, shall retire after 3 years and 1 elected on the seat reserved for women shall retire after the expiration of next 3 year। अब जो टेक्नोक्रेट की सीट पे आए हैं पहले 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, और जो खातून की सीट पर आई हैं अगले 3 साल के इख्तिताम पर वो रिटायर हो जाएंगी। पार्ट डी है इसका। इफ द ऑफ द मेंबर्स रेफर्ड टू इन पैराग्राफ डी ऑफ द अफोरसेड clause 2 shall retire after the expiration of first 3 years and 2 shall retire after the expiration of next 3 years। अब इसमें क्या कहता है कि जो पहले बताई गई उसकी डी क्लॉज के मुताबिक जो 2 हैं वो 3 साल के दौरान 3 साल का दौरानिया मुकम्मल करने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, जो दूसरे 2 हैं वो अगले 3 साल का दौरानिया मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। Of the members referred to in paragraph E of the aforesaid clause 2 shall retire after the expiration of first 3 years and 2 shall retire after the expiration of the next 3 years। और पैराग्राफ ई में जो बताया गया है 2 जो हैं वो 3 साल के अरसे के बाद रिटायर हो जाएंगे, और जो दूसरे 2 हैं वो अगले 3 साल के अरसे के बाद रिटायर हो जाएंगे। अब आगे आ गया एफ पार्ट। Of the members referred to in paragraph F of the aforesaid clause
2 shall retire after expiration of first 3 years and 2 shall retire after the expiration of next 3 years। अब क्या है कि 2 जो हैं वो 3 साल के अरसे के बाद रिटायर हो जाएंगे और दूसरे 2 जो हैं वो अगले 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। आगे वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इलेक्शन कमीशन फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ सीट फॉर नॉन मुस्लिम शैल ड्रॉ अ लॉट एज टू विच 2 मेंबर्स शैल रिटायर आफ्टर द फर्स्ट 3 years। अब जो नॉन मुस्लिम रहेंगी उनकी जो 4 सीट्स हैं उन पर ये एक कुरानंदाजी की जाएगी कि कौन से जो 2 मेंबर्स हैं ये पहले रिटायर होंगे और कौन से जो पहले 3 साल में रिटायर हो जाएंगे और कौन से जो अगले 3 साल में रिटायर होंगे। अच्छा 3A notwithstanding the omission of paragraph B of clause 1 and the omission of paragraph B of clause 3, the existing member of the Senate from the federally administrated tribal areas shall continue till expiry of their representative terms of office। On the expiry of aforesaid term this clause shall stand omitted। के वो जो फाटा वाले जो थे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा वाले जो सेनेटर थे वो अब जो इलेक्ट हुए हैं तो वो अपनी टर्म पूरी करेंगे, लेकिन जैसे उनकी ये टर्म मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ये जो क्लॉज है इसको ओमिटेड तस्वुर किया जाएगा। अच्छा आगे आती है इसकी क्लॉज 4 कि अगर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ पर्सन इलेक्टेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी शैल बी द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द मेंबर हुज वैकेंसी हैज़ बीन फिल्ड। कि कोई इत्तफाकी तौर पर अगर किसी सेनेटर की वैकेंसी फिल करने के लिए किसी को इलेक्ट किया जाता है तो जिसकी वैकेंसी को उसने फुल किया है ना उस सेनेटर की जितनी टर्म रहती थी वही टर्म इस शख्स की होगी जिसको अब उस पर मुंतखब किया है। इसकी टर्म यानी स्टार्ट से दोबारा शुरू नहीं होगी बल्कि जो उसकी टर्म रहती थी वही टर्म इसकी एक्सपायरी की टर्म होगी, इसके सेशन इसकी वो ऑफिस की जो एक्सपायरी की टर्म है जो उसका जितना टर्म रहती थी वही इसकी टर्म होगी। आगे है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। आर्टिकल 60 इसके बारे में बताता है, उसकी क्लॉज 1 है आफ्टर द सेनेट हैज़ बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड it shall as at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman, and so often as the office of the chairman or deputy chairman becomes vacant the senate shall elect another member of as chairman or as the case may be deputy chairman। अब क्या कहता है कि जैसे ही उनका पहली मीटिंग होती है, कोई और बिजनेस नहीं है, उनके बाद उनकी पहली मीटिंग होती है तो अपने ही में से सेनेट जो है वो एक चेयरमैन सेनेट और एक डिप्टी चेयरमैन के सेनेट का इंतखाब करेंगे और अगर ये ओहदा जितनी दफ़ा भी खाली होता है तो जो सेनेट के मेंबर हैं वो दोबारा इस ओहदे को पूरा करने के लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते रहेंगे। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन शैल बी 3 years फ्रॉम द डे ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जैसे ही वो अपने ओहदे पर आते हैं उसके 3 साल का दौरानिया उनकी टर्म होगी, यानी वो 3 साल के लिए मुंतखब होते हैं। अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेनेट, दीगर जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 61 कहता है द प्रोविजंस ऑफ क्लॉजेज 2 to 7 तक जितनी क्लॉजेज आई हैं ऑफ आर्टिकल 53, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 शैल अप्लाई टू सेनेट एज दे अप्लाई टू नेशनल असम्बली। इनका सेनेट पर भी वैसे इतलाक होगा जैसा कि नेशनल असम्बली का होता है। in their application to the Senate shall have effect as if reference therein to the National Assembly. Speaker and Deputy Speaker were references respectively to the Senate Chairman and Deputy Chairman। ठीक है, उसका ऐसे इतलाक होगा जैसे नेशनल असम्बली है वैसे ही सेनेट, अगर वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं इसमें हो जाएंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। And as if the provision of the said clause 2 of article 54 for the words 130 the words 110 were substituted, और वहाँ पे जो वर्ड थे 130 के उनको सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा जो यहाँ पर 110 के वर्ड्स हैं। तो यहाँ तक हमारा आर्टिकल 61 मुकम्मल हुआ और इससे आगे है प्रोविजंस जो अहकाम हैं मजलिस शुरा के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।